उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का जमालीपुर गांव। इसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में रेणु यादव नाम की एक लड़ी डेडीहकी का जन्म हुआ। वह अपने घर में 5 बहनों में सबसे बड़ी डी थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता के पास गुजारे के लिए सिर्फ 5 या 6 बीघा जमीन थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। इन मुश्किलों के बावजूद रेणु के पिता अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शिक्षा ही उनकी बेटियों का भविष्य बदल सकती है, इसलिए उन्होंने रेणु का दाखिला स्कूल में करा दिया। रेणु भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने में जुट गई। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। रेणु की खूबसूरती उसके गांव और आसपास के इलाके में चर्चा का विषय थी। उसका गोरा रंग, मासूम चेहरा और 5 फुट 8 इंच का लंबा कद उसे सबसे अलग बनाता था। लोग अक्सर उसकी तुलना किसी फिल्मी हीरोइन से करते थे, लेकिन रेणु इन सब बातों से दूर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। वह जानती थी कि उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं। वह पीएच लिखकर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी, ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके और अपनी बहनों को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसका सपना था कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कभी किसी चीज की कमी न हो। वह हर दिन इसी सपने को अपनी आंखों में लेकर स्कूल जाती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह तारीख थी 29 नवंबर 2003। उस दिन भी रेणु अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकली थी। उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। रास्ते में अचानक चंबल के कुख्यात डाकू चंदन यादव ने अपने गिरोह के साथ उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डाकुओं ने रेणु को जबरदस्ती उठा लिया। उसकी सहेलियां डर के मारे चीखती चिल्लाती रह गईं, लेकिन डाकुओं के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। चंदन यादव रेणु को बेहद्दों की तरफ ले गया। एक पल में एक होनहार छात्रा की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। अपहरण के बाद चंदन यादव ने रेणु के गरीब पिता को फोन किया। उसने रेणु को छोड़ डालने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि रेणु का परिवार उसे कभी नहीं चुका सकता था। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। ऐसे में 10 लाख रुपए का इंतजाम करना नामुमकिन था। परिवार ने फौरन पुलिस को खबर दी। उन्होंने पुलिस से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन चंबल के घने और खतरनाक बेहद में डाकुओं को ढूंढना आसान नहीं था। दिन बीतते गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। रेणु के परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं। चंबल के बीहड़ों में रेणु की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। उसे डाकुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ी देता था। चंदन यादव और उसके साथी उस पर बहुत जुल्म करते थे। उसे भूखा रखा जाता, मारा पीटा जाता और हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था। एक परे ही लिखी एलडीडी डैकी, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, अब डाकुओं की कैद में थी। हर दिन वह इसी उम्मीद में जीती थी कि शायद पुलिस उसे बचा लेगी या उसके पिता फिरौती देकर उसे छुड़ा लेंगे। लेकिन महीनों बीत गए और मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उसका हौसला अब जवाब दे रहा था। बेहदिया का सन्नाटा और डाकुओं का खौफ उसे अंदर से तोड़ डाच रहा था। चंदन यादव जानता था कि रेणु का परिवार फिरौती नहीं दे पाएगा। उसने रेणु के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने उसे हिलाकर रख दिया। चंदन ने कहा कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसे भी गिरोह में शामिल होना होगा। रेणु के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। या तो वह मर जाती या फिर डाकू बन जाती। उसने अपनी जिंदगी बचाने का फैसला किया। उसने भारी मन से बंदूक उठा ली। जिस लद्दकी के हाथों में कभी किताबें हुआ करती थीं, आज उन्हीं हाथों में एक जानलेवा हथियार था। यह उसकी मजबूरी थी। उसने अपने सपनों को, अपनी पहचान को और अपने अतीत को बेहद की धूल में दफन कर दिया। डाकू बनने के बाद रेणु का पहनावा भी बदल गया। अब वह सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट्स शू पहनने लगी। माथे पर लाल रंग का तिलक उसकी नई पहचान बन गया। वह जल्द ही गिरोह के तौर तरीके सीख गई। चंदन यादव का गिरोह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में सक्रिय था। रेणु भी अब लूट, अपहरण और डकैती जैसी वारदातों में शामिल होने लगी। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एक खूंखार डाकू के तौर पर दर्ज हो गया। उसके नाम से कई आपराधिक मामले जुड़ गए। कुछ ही समय में दस्यु सुंदरी के नाम से उसका खौफ फैल गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे। इसी दौरान वह चंदन यादव के बच्चे की मां भी बनी। बेहद की कठोर जिंदगी में एक बच्चे को जन्म देना और उसे पालना बहुत मुश्किल था, लेकिन रेणु ने यह सब सहा। वह बाहर से जितनी कठोर दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। वह अक्सर अकेले में रोती थी और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती थी। उसे अपना गांव,
अपना परिवार और अपनी पढ़ाई सब कुछ याद आता था। वह जानती थी कि अब वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी थी कि एक दिन यह बुरा सपना खत्म होगा और वह इस दलदल से बाहर निकल पाएगी। रेणु की खूबसूरती जहां एक तरफ उसकी पहचान बनी, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन गई। गिरोह के दूसरे डाकू भी उसे पाना चाहते थे। चंदन यादव के गिरोह का एक और सदस्य था जिसका नाम रामवीर गुर्जर था। रामवीर की नजर हमेशा रेणु पर रहती थी। वह मन ही मन उससे जलता था और उसे चंदन से छीनना चाहता था। इस वजह से गिरोह के अंदर ही एक दरार पड़ेडने लगी थी। चंदन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि रामवीर के इरादे ठीक नहीं हैं। गिरोह में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। ये अंदरूनी दुश्मनी ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। 5 जनवरी 2005 का दिन था। रामवीर गुर्जर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक खूनी साजिश रची। उसने मौका देखकर गिरोह के सरगना चंदन यादव पर हमला कर दिया। उसने चंदन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चंदन की मौत के बाद रामवीर ने खुद को गिरोह का नया सरदार घोषित कर दिया। उसने सोचा कि अब रेणु पर सिर्फ उसका हक है। गिरोह के बाकी सदस्य डर के मारे चुप रहे। रेणु के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसने अपने सामने चंदन को मरते हुए देखा था। अब उसकी जिंदगी और भी बड़े खतरे में थी। चंदन की मौत के बाद रामवीर ने रेणु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने कहा कि अब उसे उसके साथ रहना होगा, लेकिन रेणु अब वह लाचार लड़ी डाकी नहीं थी जिसका कुछ साल पहले अपहरण हुआ था। बिहद्दा की जिंदगी ने उसे कठोर और साहसी बना दिया था। उसने रामवीर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जब रामवीर ने जोर जबरदस्ती की तो रेणु ने आत्मरक्षा के लिए वही किया जो उसे सही लगा। उसने रामवीर की SLR राइफल छीनी और उस पर गोली चला दी। रामवीर गुर्जर गोली लगने से वहीं गिर पड़ेगा। रेणु ने सोचा कि वह मर गया है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर बच गया था। इस घटना के बाद रेणु समझ गई कि अब वह बिहद्दा में एक पल भी नहीं रह सकती। गिरोह के बाकी सदस्य उसके दुश्मन बन चुके थे। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आत्मसमर्पण। उसने रामवीर की राइफल उठाई और अकेले ही बिहद्दा से बाहर निकल पेडी। वह सीधे इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय उसके ऊपर लगभग 17 आपराधिक मामले दर्ज थे। एक लड़ी डाकी जिसे जबरदस्ती डाकू बनाया गया था, आज खुद कानून के हवाले हो रही थी। उसकी कहानी का एक अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन एक नई लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी थी। आत्मसमर्पण के बाद रेणु को जेल भेज दिया गया। अब उसकी लड़ी कानून से थी। उसके ऊपर लगे आरोपों पर सुनवाई शुरू हुई। यह एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया थी। रेणु ने जेल में 7 साल 3 महीने और 15 दिन बिताए। इस दौरान उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अदालत को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसका अपहरण हुआ, कैसे उसे प्रताड़ित किया गया और कैसे उसे मजबूरी में डाकू बनना पेड़ा। उसने बताया कि उसने जो कुछ भी किया वह अपनी जान बचाने के लिए किया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान से सुना। आखिरकार साल 2012 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि रेणु हालात की शिकार हुई थी। उसे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। 7 साल बाद रेणु जेल से एक आजाद नागरिक बनकर बाहर निकली, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका इंतजार एक और खतरा कर रहा था। उसे पता चला कि रामवीर गुर्जर उस हमले में बच गया था और वह अब भी उससे बदला लेना चाहता था। वह रेणु पर वापस चंबल के बिहड्डी में लौटने का दबाव बना रहा था। रेणु ने अपनी सुरक्षा के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार से मदद मांगी। सरकार ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षा मुहैया कराई। यह उसके लिए एक बड़ी राहत थी। जेल से बाहर आने के बाद रेणु ने सबसे बड़ा फैसला अपनी बेटी को लेकर किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाई उसकी बेटी के भविष्य पर पड़े। इसलिए उसने अपनी बेटी को उसकी नानी यानी अपनी माँ के पास परवरिश के लिए छोड़ दे दिया। ये एक माँ के लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने अपनी बेटी की भलाई के लिए यह कुर्बानी दी। इसके बाद रेणु ने समाज के लिए काम करने का फैसला किया। वह उन जंगलों को बचाने के लिए आगे आई जहां कभी वह डाकू बनकर रहती थी। साल 2016 में उसने अन्य पूर्व डकैतों के साथ मिलकर चंबल के जंगलों को बचाने के लिए एक अभियान में हिस्सा लिया। आज रेणु यादव एक सामान्य जीवन जी रही है। वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है। उसने गौ रक्षा दल के साथ भी काम किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हालात एक इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकते हैं। एक होनहार छात्रा जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी,
उसे डाकू बनना पेडीडा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में खुद को उस दलदल से बाहर निकाला। रेणु की कहानी अपराध की दुनिया का एक ऐसा चेहरा दिखाती है जहां हर अपराधी अपनी मर्जी से अपराधी नहीं बनता। कुछ रेणु जैसे भी होते हैं जिन्हें हालात गुनहगार बना देते हैं।